नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आप कह लीजिए कि एक तरीके से युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे तरफ भी कल भी 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 5 सैनिक मारे गए हैं। एक सेना के अधिकारी और 4 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले 2-3 दिन से उनकी बन्नू जो आर्मी बेस है बन्नू में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ एक टेररिस्ट अटैक चल रहा है 2-3 दिन से। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब तक वहाँ पे 64 के करीब पाकिस्तान की आर्मी की कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। मैं लगातार आप लोगों से जैसा बोलता आ रहा हूँ कि ये अब 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है। वॉर्स प्रॉक्सीज़ के थ्रू लड़े जाएंगे। पहले राउंड में सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ेंगी, लेकिन सेनाओं को कैजुअल्टीज़ होंगी, नुकसान होगा। जैसे भारत के अंदर पाकिस्तान के प्रॉक्सीज़ हमारी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारी आर्मी की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई सामना डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी के साथ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के भेजे हुए प्रॉक्सी फाइटर्स जो हैं, जो टेररिस्ट कह लीजिए, है ना, या नॉन स्टेट एक्टर्स कह लीजिए, उनके थ्रू वो लोग करवा रहे हैं, जिसमें हमारी आर्मी को नुकसान हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर्स ने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक किए हुए हैं, लगातार हो रहे हैं, और वहाँ पे उनकी आर्मी को नुकसान हो रहा है। इस लड़ाई में अगर आप देखें तो इस समय पाकिस्तान की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनकी आर्मी को जो लॉस हो रहे हैं वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा हो रहे हैं। उनके ऑन एन एवरेज रोज़ के 10 के करीब लोग मारे जा रहे हैं, जो अभी कुछ महीने पहले तक फिगर 4-5 का हुआ करता था। तो पाकिस्तान इज़ इन अ बैड शेप, हालत उनकी ख़राब है। और बहुत बड़ा एक टेरिटरी कह लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के बलूचिस्तान के बीच में काफ़ी बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं कि आज जहाँ से पाकिस्तान आर्मी जगह छोड़ करके पीछे हट चुकी है और कब्ज़ा उनका वहाँ पे रह नहीं गया है। बहुत सारी जगह जैसे चित्राल है, स्वात वैली है, ये एरियाज़ जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इन एरियाज़ पे ऑलमोस्ट तालिबान का कब्ज़ा है। तालिबान वहाँ पे टैक्स वसूल कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा प्रॉब्लम में पाकिस्तान चल रहा है, और कब्ज़ा बनाए रखने के चक्कर में उनका भारी नुकसान हो रहा है। आर्मी की जहाँ जहाँ मुठभेड़ हो रही है इन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, भारी लॉसेस हो रहे हैं। अभी खबर ये भी आ रही है कि शायद सिंध का जो सिंधु देश मूवमेंट है, अब वो लोग भी वेपन उठा करके लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। वो भी बीच बीच में धमाके वमाके करते रहते हैं, कभी ट्रेन डिरेल करवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत होते हैं उनके ऑपरेशंस में। उनका सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा मीडिया मैनेजमेंट गड़बड़ है, तो इसलिए उनकी खबरें उतनी ज़्यादा चलती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो उसको जो नुकसान होते हैं वो कभी उसको डिस्क्लोज नहीं होने देते हैं, छुपा के रखते हैं। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब आते हैं भारत के अंदर कि क्या हो रहा है। तो भारत के अंदर आपको ये पता होगा कि राहुल गांधी अचानक से चुनावों के बाद एकदम मोराल बूस्ट करके घूम रहे थे कि 99 सीट आ गई है, और उनके दिमाग में उनकी पार्टी वालों ने ये बिठा दिया कि ये राहुल गांधी की पर्सनल सफलता है कि उन्होंने 40 और 50 सीट पे टिकी हुई पार्टी को 99 पे ले आ दिया। हालांकि उनको ये किसी ने नहीं बताया कि भाई 120 और 140 की जो पार्टी हुआ करती थी, उसको 50 और 40 पे भी आप ही लेके गए थे, और इस बार 99 आ गया है, तो भी कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं है आपने। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी हैं, और बहुत हंगामा काट रहे थे, नेता प्रतिपक्ष बन गए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो और हंगामा खेज हो गए थे, और सरकार पे उल्टे सीधे आरोप भी लगा रहे थे, बहुत बड़ा बयानबाजियां कर रहे थे, रोज़ कुछ ना कुछ बखेड़ा करते थे। और बीच में वो रेलवे के लोको पायलट से मिले। अब रेलवे के लोको पायलट से मिलने के बाद
राहुल गांधी के अचानक ऐसा हुआ कि रेलवे में कई जगहों पर पथराव की घटनाएं शुरू हो गईं कि ट्रेन गुजर रही है और कहीं एक गांव में 50, 60, 70 लोग ट्रैक के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं और वहीं ट्रैक से उठा के पत्थर अचानक गुजरती हुई ट्रेन पर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसमें ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग घायल वायल होने लगते हैं। तो ये सोचा समझा एक स्क्रिप्ट होती है कि इस तरीके से रेलवे पे हमले करो, लोको पायलट्स के साथ मिल करके उनको भड़का करके और कम्युनिस्ट की जो यूनियंस हैं उनको यूज़ करके स्ट्राइक वगैरह कराने की कोशिश करो ताकि रेलवे का पहिया ठप किया जा सके। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि अचानक कुछ महीने पहले वीडियोस बहुत सारे चलने शुरू हो गए कि रेलवे में भीड़ बहुत है और लोगों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जगह नहीं है, रेलवे पूरी तरीके से नाकामयाब है। जबकि लोग भी वही हैं, रेलवे भी वही है, और हर बार गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि छुट्टियां होती हैं स्कूल्स की, लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं या रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, कुछ होता है, तो ऐसे कुछ सीजन्स होते हैं रेलवे के जिस समय पीक टाइप की भीड़ रहती है। और रेलवे की तरफ से ढीलापन ये था कि वेटिंग लिस्ट की टिकट लेकर के भी लोग स्लीपर और AC3 वगैरह में घुस जाते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो टिकट चेकर्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं टिकट चेकिंग करना, क्योंकि उसका स्टाफ बहुत कम है रेलवे के पास। तो ये एक प्रॉब्लम थी। बाद में रेलवे ने बड़ा एक स्ट्रिक्ट सर्कुलर निकाल दिया कि कोई भी वेटिंग लिस्ट की टिकट लेकर के स्लीपर या AC3 या AC2 किसी कोच में ट्रैवल नहीं करेगा, उसकी टिकट को मान्य नहीं माना जाएगा, उसको उतर के जनरल क्लास में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद से ये वीडियोस आने बंद हो गए। तो ये लगातार से उनका एक एजेंडा रहता है कि कभी इसको टारगेट करो, कभी उसको टारगेट करो। जैसे ये अभी इन्होंने आर्मी को भी टारगेट कर रखा था लगातार, तो आपने देखा वो अग्निवीर को लेकर के बड़ा टारगेट करते हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने एक शहीद के माँ बाप को पकड़ लिया और पहले बोला कि इनको मुआवजा नहीं मिला है आर्मी की तरफ से, और इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। फिर बाद में खबर आई कि नहीं, 40-50 लाख दिया जा चुका है और 50-60 लाख दिया जाना है। फिर उसके बाद उस शहीद की फैमिली को कीर्ति चक्र मिल गया। तो इनके शायद समझाइश के आधार पे वो अंशुमन सिंह के पिताजी और माताजी जो हैं उन्होंने एक नाटक काट रखा है कि मेरी बहू सब ले गई, ऐसा है वैसा है। बाद में पता चला कि भाई नेक्स्ट ऑफ किन की एक पॉलिसी होती है जिसमें कि जो भी सेना में अधिकारी या कर्मचारी होता है उसको हर साल ये मौका रहता है कि वो अपने जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें एक वसीयत टाइप का फॉर्म होता है, वो फॉर्म वो फिलअप करता है और उसमें वो अपने हर फैमिली मेम्बर का नाम लिख करके और ये बताता है कि भाई इनको इतने परसेंट और इनको इतने परसेंट हमारा डेथ के बाद या जो भी होगा फंड वगैरह में से किसको कितना शेयर देना है। और वो हर साल उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये NOK की नेक्स्ट ऑफ किन की एक पॉलिसी आर्मी में है, और आर्मी जो भी पेमेंट करती है वो उसी वसीयत के आधार पे करती है। तो इनका ये नाटक करना बिल्कुल गैर वाजिब है, क्योंकि अंशुमन सिंह के पिताजी खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनको भी बहुत अच्छे से ये पॉलिसी पता होगी। उन्होंने भी ये NOK वाले फॉर्म्स अपनी सर्विस लाइफ में भरे होंगे। तो उससे अलग हट करके कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है तो आपको जो भला बुरा कहना है वो आप अपने बेटे को बोलें, क्योंकि बेटे ने नेक्स्ट ऑफ किन वाला जो पॉलिसी फॉर्म है वो अपडेट किया होगा, बाद में चेंज किया होगा। पहले उसने अपनी माँ को या भाई को या बाप को, जिसको भी नॉमिनी बनाना होगा, बनाया होगा। बाद में उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसने जा करके वो फॉर्म अपडेट करके अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया। तो उसमें शायद उसने 80-85% वाइफ को और 15% माँ बाप के लिए रख दिया। उस हिसाब से आर्मी ने जो है उनको पेमेंट्स कर दी। राहुल गांधी ने इन सब चीज़ों को भड़का करके एक गंदा माहौल बनाने की कोशिश की है, एक शहीद के परिवार को भटका के, भड़का के, उकसा के, जो भी कह लें। तो राहुल गांधी का इस टाइप का एजेंडा लगातार चलता चला आ रहा है जब से चुनाव खत्म हुए हैं और ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, और इनकी ये डर्टी ट्रिक्स हमेशा चलती रहती हैं।
अब इस कड़ी में एक डर्टी ट्रिक इनके साथ हो गई और ये तब से गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये विदेश चले गए हैं। अब हुआ ये इनके साथ कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल वगैरह जो हैं, इन्होंने भी ट्वीट वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि वो तो राजा बाबू बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को हर मुद्दे पे। तो ये बोला गया कि राहुल गांधी की बातचीत अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से हुई। अब असल में नरेंद्र मोदी रशिया विजिट करके आए। मोदी रशिया विजिट करके आए तो उससे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी तिलमिलाहट सी हुई कि नरेंद्र मोदी रशिया क्यों गए। वहाँ से कुछ नेगेटिव टाइप की वो भी आने शुरू हुए, रिएक्शन भी आने शुरू हुए मोदी की रशिया विजिट को लेके। तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये खुशी मनानी शुरू की कि जो मोदी के अगेंस्ट है वो हमसे बात कर रहा है, देखो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे को कॉल किया। इस टाइप की एक न्यूज़ इन्होंने फैलाई और राहुल की पीठ थपथपाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, तो कमला हैरिस के ऑफिस से कहा गया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई फ़ोन कॉल राहुल गांधी को ना किया गया है और ना उनकी कोई बातचीत हुई। फिर बाद में पता चला कि ये तो एक प्रैंक कॉल था, किसी ने ऐसे ही प्रैंक करके राहुल गांधी को कॉल किया और उनको बताया कि कमला हैरिस आपसे बात करना चाहती हैं। और राहुल गांधी बड़े खुश हो गए कि कमला हैरिस से बात होने वाली है। फिर कमला हैरिस फ़ोन पे आई और कमला हैरिस से इन्होंने लंबी गुफ्तगू कर ली। बाद में पता चला वो कमला हैरिस थी नहीं। अब राहुल गांधी ने उस फ़ोन कॉल में क्या क्या बोला, उससे अब राहुल गांधी भी परेशान हैं, कांग्रेस भी परेशान है और ये भी पक्का इनको पता है कि जिसने प्रैंक किया होगा उसने इनकी वॉइस रिकॉर्ड की होगी फ़ोन पे पूरी, और इनके हर बयान और हर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया होगा। अच्छा, राहुल गांधी की समस्या ये है कि ये इतने ज़्यादा भारत विरोधी मानसिकता के, हिंदू विरोधी मानसिकता के व्यक्ति है कि ये जब भी किसी विदेशी से मिलता है ये भारत और हिंदुओं के खिलाफ बातें करता है। ठीक है, तो अब ये लोग बेचैन और परेशान हैं कि वो फ़ोन कॉल किसने की थी, कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, और उस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग कहीं लीक ना हो जाए। तो अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस जो है वो एकदम कोमा में चली गई है और ये लोग शायद उसको मैनेज करने में लगे हैं कि भैया किसने फ़ोन किया था, किसके पास वो रिकॉर्डिंग है और उसको किस तरह से रोका जाए पब्लिक में आने से। अब आप याद करिए, राहुल गांधी की एक बार मुलाकात हुई थी भारत में अमेरिका के एम्बेसडर से। अब इन्होंने उस एम्बेसडर के साथ किसी पार्टी या डिनर में मिले थे ये, और वहाँ पे इन्होंने उसको ये बोला कि भारत में जो इस्लामिक जिहाद और टेररिज्म है ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है, खतरा असल जो है वो हिंदू टेररिज्म से है, हिंदुओं के द्वारा किए जाने वाले आतंकवाद से भारत को ज़्यादा खतरा है। ये चीज़ इन्होंने अमेरिकन राजदूत को बोली। अब कोई भी राजदूत जो होता है वो जब भी कहीं भी किसी भी फंक्शन में, वैसे भी उसकी ड्यूटी होती है कि वो डेली अपनी एक रिपोर्ट बना करके अपनी कंट्री में अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजता है कि भाई साहब आज मेरी इनसे मुलाकात हुई और इनके ये स्टेटमेंट्स थे, इन्होंने हमसे ये सवाल पूछे हैं, इनको अगर जवाब देना है तो क्या जवाब देना है, या सामने वाले नेता ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो एक रिपोर्ट बना करके दिन भर की राजदूत जो है वो भेजते हैं। वो दिन भर में जिससे भी मिले या शाम को पार्टी में गए, पार्टी में उनकी किस किस लोगों से क्या क्या मुलाकात हुई, जनरल वहाँ पे किस टाइप की चर्चा चल रही थी। मान लीजिए चुनाव चल रहा है, वो पत्रकारों के साथ कहीं बैठे हैं, तो पत्रकारों के बीच में फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरीके से क्या डिस्कशन हो रहा है, वो दूतावास का राजदूत की जिम्मेदारी होती है। तो वो बना करके वो रिपोर्ट अपनी कंट्री को भेजते रहते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी माहौल चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, ये गॉसिप चल रहा है, ये गप्पें चल रही हैं, इस टाइप से। तो उसने राहुल गांधी से जो बातचीत हुई एज इट इज़ उन्होंने अपने यहाँ भेज दिया। उसको वायर कहा जाता है। पहले टेलीग्राम जो होता था, तो टेलीग्राम को वायर कहा जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में।
तो वायर कहा जाता है, क्योंकि पहले ये रिपोर्ट टेलीग्राम के थ्रू भेजी जाती थी ताकि इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाए। आजकल ईमेल वगैरह है तो भी उसको वायर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वायर इन्होंने भेज दिया था अमेरिकन राजदूत ने। अब अमेरिका में हुआ क्या कि जूलियन असांज नाम का एक जर्नलिस्ट कह लीजिए, तो उसने अमेरिका के बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स किसी सर्वर को हैक करके या कैसे करके वो उसने हासिल कर लिए थे। कई हार्ड डिस्क भर के डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ गए थे। उसने एक विकीलीक्स नाम की अपनी वेबसाइट बनाई और उसमें ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी। तो विकीलीक्स में जब ये लीक आने शुरू हुए तो दुनिया भर का जो प्रेस और मीडिया है उसने ये खंगालना शुरू किया कि देखो विकीलीक्स में हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो उसमें निकल आया कि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और राहुल गांधी ने ऐसा बोला है कि हिंदू टेररिज्म जो है वो देश के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, मुस्लिम टेररिज्म से कोई खतरा नहीं है। ये तब की बात है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और ये काफ़ी प्रभावी व्यक्ति थे, क्योंकि नाम की सरकार थी मनमोहन सिंह की। सरकार चला तो ये माँ बेटे ही रहे थे। तो राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि जब वो विदेशियों से मिलते हैं तो ये ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि वो आगे जा कर के इनके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। तो अब ये कमला हैरिस वाला जो एक प्रैंक कॉल वाला मामला हुआ है, इसमें इन्होंने कमला हैरिस समझ के सामने वाले को जो कुछ भी बोला है और उधर से उसने और क्या क्या बातें की हैं, किन किन चीज़ों के लिए इनको उकसाया होगा और ये क्या क्या बकते चले गए होंगे, वो एक बड़ी पजल बनी हुई है। आप गूगल पे सर्च करें तो आप एक रशियन फ़ोन कॉल प्रैंकस्टर्स या इस टाइप से करके, तो दो बंदे हैं, वोवान और लेक्सस। वोवान और लेक्सस जो हैं ये बेसिकली रशिया में कॉमेडी आर्टिस्ट्स वगैरह हैं, कॉमेडी वगैरह करते हैं और रशियन गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज। तो इन लोगों ने क्या किया कि बीच में बहुत सारे बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको फ़ोन किए। जैसे इन्होंने इंग्लैंड में प्रिंस हैरी को फ़ोन किया, उनको बताया कि ग्रेटा थनबर्ग और उनके पिताजी बात करना चाहते हैं, और फिर ग्रेटा थनबर्ग और उनके पिताजी बन कर के बात की और वो फ़ोन कॉल लीक करके उन्होंने बता दिया कि ये ऐसी ऐसी बात प्रिंस हैरी के दिमाग में है। फिर ऐसे ही अगर आप बात करें तो इन्होंने मैक्रॉन को फ़ोन किया कि ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। फिर ज़ेलेंस्की बन के इन्होंने मैक्रॉन से बात की, वो फ़ोन कॉल लीक करके मैक्रॉन का काफ़ी सारी पोल खोल दी। इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को भी फ़ोन किया और वहाँ पे यूक्रेन युद्ध को लेकर के बातचीत करके और इटली का क्या व्यू पॉइंट है, मेलोनी क्या सोचती हैं, उनकी पोल खोल दी, ठीक है ना। तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं इन्होंने। अमेरिका की किस एक पर्सनालिटी हैं उनको फ़ोन करके बोला कि जस्टिन ट्रूडो बात करेंगे आपसे, फिर जस्टिन ट्रूडो बन के इन लोगों ने उनसे बात की, वहाँ पे बहुत सारे खुलासे कर दिए। तो ये इन लोगों का खेल चलता रहता है। तो शायद उसी टाइप की कुछ कहानी राहुल गांधी के साथ हुई है। किसी ने एक प्रैंक कॉल मारा है और राहुल गांधी से कमला हैरिस बन के बात की है। उस लंबी चौड़ी बातचीत का अब ऑडियो लीक होने का डर राहुल गांधी के ऊपर बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, और इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 6-7-8 दिन से राहुल गांधी और उनकी जो पूरा एक गैंग है जो हंगामा किए रहता था रोज़, वो लोग पूरी तरीके से साइलेंट हैं और गायब हैं। तो जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे? सुनने में यह आया है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं। अब इनकी विदेश यात्रा भी एक कॉमेडी है। राहुल गांधी पिछली बार जब इनको सजा हो गई थी कोर्ट से और उसके बाद ये संसद से, लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, जब इनका बंगला भी खाली करवाया गया था, तो उस समय इनके क्या होता है कि सांसदों को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशूड रहता है, जिसके आधार पे ये किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं और वो वीज़ा इजीली मिल जाता है, क्योंकि डिप्लोमेट हैं आप, उस कंट्री के पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, पोस्ट पे हैं।
तो इनको सांसद होने के नाते डिप्लोमेटिक वीज़ा मिला हुआ था, तो जब इनकी सांसदी गई तो वो डिप्लोमेटिक वीज़ा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने दूसरा एक वीज़ा, ये सॉरी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि अब आप सांसद नहीं हैं तो आपको सारी सुविधाएं ख़त्म की जाती हैं। फिर इन्होंने एक नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, कोर्ट वोर्ट से मांगा वांगा, इनको दे दिया गया कि भाई ठीक है, इनको 3 साल के लिए नॉर्मल पासपोर्ट इशू कर दिया जाए। तो वो पासपोर्ट ले लिया। अब वो पासपोर्ट शायद ख़त्म हो गया है या होने वाला है। अब ये नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो इन्होंने फिर आवेदन लगाया है कोर्ट के पास या कहाँ पे कि हमको अब फिर से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाए, क्योंकि अब हम नेता प्रतिपक्ष हैं। अब हमको जा कर के दुनिया भर की कंट्रीज़ में वहाँ के नेताओं से मिलना है, वहाँ की सरकारों से बात करनी है, वहाँ के विपक्ष के नेताओं से बातचीत करनी है, और डिप्लोमेटिक वीज़ा रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा। अच्छा, डिप्लोमेटिक वीज़ा रहता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रहता है, तो आप किसी कंट्री के अंदर जाते हैं, आपको एक डिप्लोमेटिक कवर मिला होता है। आपके ऊपर वो देश कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब आपने कोई कानून तोड़ दिया है, कुछ भी कर दिया है उस कंट्री के अंदर, तो आपको मतलब जाने दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंट्री को एक शिकायत की जाएगी कि भाई ये व्यक्ति आया हुआ है और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है इसको और इसने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई विदेशों में नहीं होगी। तो राहुल गांधी इसलिए चाहते हैं कि भारत से उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पिछला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल हो गया था और कोई भी पासपोर्ट आपको इशू होता है तो पुराना पासपोर्ट ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब इशू हुआ होगा पहले वाला, तो इनका सामान्य पासपोर्ट ख़त्म हो गया होगा, फिर डिप्लोमेटिक कैंसिल हो गया, वो निरस्त कर दिया सरकार ने, तो फिर इनको एक सामान्य पासपोर्ट दोबारा इशू किया गया 3 साल के लिए। अब आपका कहना है कि वो पासपोर्ट भी ख़त्म हो गया है, उसकी अवधि ख़त्म हो गई है 3 साल की। अब आप नया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चाहते हैं, जो कि शायद अभी तक उनको मिला नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप, जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, तो किस पासपोर्ट पे विदेश गए हैं? तो राहुल गांधी के लिए कुछ स्थितियां बहुत अच्छी हैं नहीं, और कुछ संकेत सरकार की तरफ से ऐसे भी आए हैं कि एक खबर अचानक आई कि एक कंपनी है डेफसिस करके, तो डेफसिस को अचानक रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि हम 6 महीने के लिए आपके साथ सारे जो डील ट्रांजैक्शंस, जो कुछ भी बातचीत होती है, बिजनेस है कुछ अगर, तो हम सब कुछ 6 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। अभी हम 6 महीने आपसे कोई बातचीत करना नहीं चाहते हैं। अब डेफसिस का ऐसा क्यों किया गया, तो सिर्फ एक लिंक ये समझ में आ रहा है कि डेफसिस के संबंध अगस्ता वेस्टलैंड से हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बहुत अजीबोगरीब स्थिति ये है कि अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ इटली की और इंग्लैंड की कोर्ट्स में मुकदमे चले थे भारत के अंदर हेलीकॉप्टर डील में घूस देने को लेके, और वहाँ अगस्ता वेस्टलैंड के कई सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको 5-5, 6-6 साल की सज़ा हुई। उनका आरोप सिद्ध हो गया कि इन लोगों ने भारत में घूस दी, और वो सब 5-5, 6-6 साल की अपनी जेल की सज़ा काट के छूट चुके हैं। लेकिन भारत के अंदर वो मुकदमा चला नहीं, लटक गया, जो भी है, जांच बीच में अटक गई। अगस्ता वेस्टलैंड केस में इंग्लैंड और अमेरिका की एजेंसीज भारत की सरकार से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और सबूत मांग रही थी। भारत ने नहीं दिए, क्योंकि उस समय मनमोहन जी की सरकार थी, और उनके बिना भी उन्होंने मामला साबित कर लिया, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकला था, वहीं की बैंक थी, वहीं की कंपनीज थी, वहीं के लोग थे, तो उन्होंने फिर भी कोर्ट में अपने प्रूव कर लिया। उनको सिर्फ ये नहीं मिला कि यहाँ पे किसके पास कैसे पैसा गया, उसके सबूत नहीं मिले। नाम वाम तो सबके आ गए थे, भारत की सरकार के पास सबूत थे, भारत ने दिए नहीं। लेकिन अब विषय ये है कि घूस देने वाले
सजा काट चुके, यहां जिसने घूस ली थी वो लोग बाहर कैसे हैं? तो और कोई भी लॉजिक से अगर बोलेगा तो बोलेगा कि भाई घूस लेने वाला ज्यादा बड़ा दोषी, देने वाला तो मजबूरी में दे रहा है। सपोज कि भाई उसको कोई काम करवाना है तो उसके बदले में वो खुशी खुशी तो दे नहीं रहा, सामने वाला मांग रहा है तो देना पड़ रहा है, नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन कानून की नजर में दोनों दोषी माने जाते हैं, तो देने वाले को तो सजा हो गई, लेने वाले का क्या? तो उस संबंध में अभी जो खबरें आ रही थी कि मोदी जी एक दिन के लिए इटली गए थे G7 की बैठक में। अच्छा, इस मामले में भारत की ही मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट इंग्लैंड की सरकार को भेजा गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले को और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को आप कृपया क्लासिफाई कर दें, उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट बना दें, उसका प्रयोग ना किया जा सके। तो वो वहाँ की इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट थोड़ा अलग टाइप से चलती है भारत को लेकर के, वो अभी भी अपने आप को मालिक समझते हैं। तो वो भारत के हर मसले को और अफेयर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कर दिया कि इस बहाने से हम कांग्रेस को कंट्रोल करके रखेंगे, एक दबाव बना रहेगा। अब सेम मामला इटली की कोर्ट्स में भी था, क्योंकि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी है उसकी जो मेन ओनर कंपनी है वो इटालियन कंपनी है। तो बहुत सारे इटालियन नागरिक थे, बहुत सारे ब्रिटिश नागरिक थे इस मामले में जो फंसे हुए थे। तो कुछ का मसला इंग्लैंड की कोर्ट्स में चला, कुछ का मामला इटली की कोर्ट में चला, सजा दोनों जगह से हो गई। भारत की सरकार ने और सीबीआई ने बोला कि इटली मतलब ब्रिटिश एजेंसीज को बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हमको भी भेज दीजिए। गलती से उन्होंने भेज भी दिए। अब वहां हड़कंप मच गया इंग्लैंड में कि यार ये क्या किया तुम लोगों ने, भेज दिया। फिर वहां से चिट्ठी आई कि देखिए वो जो डॉक्यूमेंट है वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने यहाँ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में डाल दिया है, तो उसको आप लीगली यूज नहीं करेंगे। अब स्थिति ये हो गई थी कि सीबीआई के पास सारे सबूत आ गए जिसके आधार पर भारत के अंदर घूस लेने वाले जो लोग हैं उनका दोष सिद्ध करके उनको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड की कैटेगरी में डाल रखे थे इंग्लैंड ने, तो उसको कोर्ट में एज ए सबूत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी कोई ऑफिशियल वैलिडिटी नहीं बची। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जब गए थे तो इटली की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया ही नहीं था इटली की गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने उठा करके ऑफिशियली सर्टिफाई करके पूरा सेट मोदी जी के पास दे दिया कि ये लीजिए, आपको जो करना है करिए। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्चुअली कोर्ट से सर्टिफाइड है, मतलब उनकी कोर्ट में इनको एज ए सबूत एक्सेप्ट किया गया है, और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इनकी कोर्ट्स जो हैं इंग्लैंड की और इटली की, उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को सजा दी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय कोर्ट जो हैं उनको इन डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करने का कोई ग्राउंड नहीं बचता है। तो ये एक कहानी है। और डेफसिस को अचानक से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देना कि तुम आपके साथ हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, और डेफसिस के संबंध अगस्ता वेस्टलैंड से निकलते हैं, तो इसलिए ये चर्चा चलने लगी थी दिल्ली के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अगस्ता वेस्टलैंड को दोबारा से ओपन करने के मूड में आ गई है। तो राहुल गांधी के लिए बड़ी विकट समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी उनकी समस्या जो है वो कमला हैरिस वाला फ़ोन कॉल है। और कहा जा रहा है कि उसके होने के बाद से राहुल गांधी अंडरग्राउंड हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो इंडिया छोड़ करके विदेश गए हुए हैं। क्या स्थिति है, क्यों है, भगवान जाने। तो आज मैंने आपको कुछ इश्यूज़ के ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। अगर समय रहा तो शाम को दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें फिर हम लोग थोड़ी और चर्चाएं करेंगे कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूटिंग हुई है, इसके बाद इसके आगे क्या क्या इम्प्लीकेशंस अमेरिका के अंदर हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का आना क्या भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो उस पर भी एक डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।